आज की ये वीडियो बहुत सारे के पॉप फैंस को ऑफेंड करने वाली है एंड फ्रैंकली आई डोंट गिव अ शिट, क्योंकि आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करेंगे जिसमें बड़े बड़े के पॉप सेलिब्रिटीज का असली चेहरा सामने आया। दुनिया भर में अपने फैंस के सामने परफॉर्म करके एक म्यूजिशियन का टैग लेकर इन के पॉप आर्टिस्ट ने एक बहुत ही इनोसेंट, एक लवेबल पर्सोना बना लिया था, पर रियल लाइफ में इन्होंने मासूम लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया, उनका किया। और सिर्फ असोल्ट ही नहीं, इन सो कॉल्ड चार्मिंग सेलिब्रिटीज ने उन लड़कियों की वीडियोस भी बनाई और अपने ग्रुप चैट में एक दूसरे के साथ शेयर भी की। ये सारे के पॉप आर्टिस्ट एक ग्रुप चैट का हिस्सा थे जहां पर ये अपना असली चेहरा, अपनी मिसोजिनी दिखाते। वो खुलेआम बातें करते उन लड़कियों के बारे में जिन्हें उन्होंने सेक्सुअली असोल्ट किया है और की फोटोज और वीडियोस भी शेयर करते। वो उन बेचारी लड़कियों का मजाक उड़ाते जो उनका शिकार हो गई। और ये तो सिर्फ इनकी ग्रुप चैट्स थी, ये पूरा केस इससे बहुत बड़ा है। इस स्कैंडल की हॉरिफाइंग डिटेल्स जब सामने आई तो पूरा कोरिया हैरान रह गया। ये सेलिब्रिटीज सेक्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन का हिस्सा थे। इन्होंने ना जाने कितनी मासूम लड़कियों का किया, जिनमें से कई लड़कियां अंडर एज थी, माइनर थी। और इस केस की सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि वहां का पुलिस डिपार्टमेंट भी उन सेलिब्रिटीज के साथ मिला हुआ था। दिस इज करप्शन ऑन अनदर लेवल। इस पूरे केस की डिटेल्स बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है और इसकी शुरुआत होती है सियोल सिटी के एक क्लब से जिसका नाम था द बर्निंग सन। फरवरी 2018 साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी सियोल के गंगनम नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में एक क्लब खुलता है जिसका नाम था द बर्निंग सन। ये क्लब एक बहुत ही फेमस के पॉप स्टार सियंगरी ने खोला था। सियंगरी बिग बैंग नाम के एक बैंड का हिस्सा था। लोग उसे साउथ कोरिया का ग्रेट गैट्स भी बुलाते थे क्योंकि वो बहुत ही लग्जरियस जिंदगी जीता और बेहतरीन पार्टीज करता। सियंगरी के कनेक्शंस भी बहुत ऊपर तक थे, तो उसकी रेपुटेशन के हिसाब से इट मेक सेंस कि उसने साउथ कोरिया के सबसे बड़े शहर में एक क्लब खोला और वो क्लब बहुत ही जल्दी बहुत फेमस और सक्सेसफुल भी हो गया। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सियंगरी और उसके नाइट क्लब का एक फ्रंट था, एक झूठ, दिखावा। इस क्लब के अंदर जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी वो इतनी हॉरेंडस थी कि जब वो सामने आई तो सिर्फ साउथ कोरिया ही नहीं, पूरी दुनिया हैरान रह गई। 28 जनवरी 2019 एमबीसी ने रिपोर्ट किया कि 2 महीने पहले द बर्निंग सन क्लब में एक आदमी के साथ मारपीट हुई है। उस आदमी को क्लब के डायरेक्टर और सिक्योरिटी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा, और वो भी इसीलिए क्योंकि उस आदमी ने एक मासूम लड़की को सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाने की कोशिश की थी। उस आदमी का नाम था किम सेंग्यो। वो 29 साल का था और उस रात वो बर्निंग सन में एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने गया था। जब वो क्लब के अंदर था तो उसने एक लड़की को देखा जो काफी नशे में लग रही थी और उस लड़की को सेक्सुअली वॉयलेट किया जा रहा था। जब किम ने ये बात क्लब के स्टाफ को बताई तो वो उस बेचारी लड़की की मदद करने की जगह किम को ही जबरदस्ती घसीट के क्लब के बाहर ले गए, जहां क्लब के डायरेक्टर और सिक्योरिटी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा। उसे बहुत सीरियस इंजरीज आई और उसके रिब्स भी टूट गए। किम ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारा इंसिडेंट रिपोर्ट कर दिया, पर जैसे ही पुलिस वहां पर आई तो उन्होंने किम को ही अरेस्ट कर लिया। उन्होंने ये सुनना भी जरूरी नहीं समझा कि वहां पे हुआ क्या है। उन्होंने किम की एक बात भी नहीं सुनी और उसे अरेस्ट कर लिया। और इतना ही नहीं, किम को अरेस्ट करते वक्त पुलिस वालों ने भी उसे मारा पीटा। किम ने यह भी बताया कि सिर्फ अरेस्ट के टाइम ही नहीं, उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर भी मारा गया था। ऑब्वियसली पुलिस वालों ने तो सारे फिजिकल अब्यूज के एलिगेशंस को डिनाई कर दिया था, पर किम की फोटोज और सीसीटीवी फुटेज से ये पता चल रहा था कि ऑफिसर्स ने उस पर एक्सेसिव फोर्स का यूज किया है। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस वाले पब्लिक के लिए नहीं, उस क्लब के लिए काम कर रहे थे। किम ने अपनी स्टेटमेंट में पुलिस ऑफिसर्स को यह भी बताया कि क्लब्स के अंदर इलीगल ड्रग्स का यूज हो रहा है, पर पुलिस वालों ने उसकी स्टेटमेंट से ये इलीगल ड्रग्स वाला पार्ट डिलीट कर दिया। इस इंसिडेंट के जस्ट बाद किम ने इंटरनेट पर एक सीसीटीवी फुटेज अपलोड की। उस फुटेज के अंदर एक लड़की थी जो काफी नशे में लग रही थी और एक आदमी उस लड़की के बालों से उसे घसीट कर वीआईपी रूम में ले जा रहा था। ये फुटेज कहीं और की नहीं बल्कि बर्निंग सन की थी और वो आदमी उस क्लब का सिक्योरिटी गार्ड था। जब वो
वो आदमी उसे वीआईपी रूम में ले जा रहा था तो वो लड़की काफी स्ट्रगल कर रही थी। उसने रास्ते में पड़ा एक डेस्क पकड़ा, उस डेस्क पर पड़ा हुआ एक लैपटॉप भी पकड़ा। वो क्लब के स्टाफ से मदद मांग रही थी पर वो सब उसे इग्नोर कर रहे थे। उस क्लब के स्टाफ मेंबर्स के एटीट्यूड से ये पता चलता है कि ऐसा वहां पहली बार नहीं हो रहा था। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद काफी सारे इंसिडेंट सामने आए। साउथ कोरिया की काफी लड़कियों ने बताया कि उस क्लब के अंदर उनके साथ काफी बुरी चीजें हुई है, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिजिकल वायलेंस और भी। अब आई नो आप में से काफी लोग ये कहेंगे कि अचानक से इतने सारे एक्यूजेशंस क्यों? इस इंसिडेंट के बाद सब लड़कियां अचानक से क्यों ये बोल रही हैं? पहले उन्होंने क्यों नहीं कहा? पहले भी कंप्लेन फाइल की गई थी, न्यूज चैनल्स पर रिपोर्टिंग भी हुई थी, पर कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। पर अब जब ये इंसिडेंट एक नेशनल न्यूज बन चुका था तो बर्निंग सन और उन के-पॉप स्टार्स का बचना मुश्किल था। एक लड़की ने आगे आकर कहा कि वो बर्निंग सन में एक आदमी से मिली जो थाईलैंड से था। उस आदमी ने उस लड़की को विस्की ऑफर की और सिर्फ एक ग्लास विस्की पीने के बाद वो लड़की बेहोश हो गई और सीधा एक होटल रूम में उठी। आई डोंट थिंक आई नीड टू मेंशन दैट ही ऑब्वियसली स्पाइक्ड हर ड्रिंक। उस होटल रूम में उसके साथ वो आदमी भी था। वो लड़की ऑब्वियसली बहुत डर गई और वो उस आदमी से भीख मांगने लगी कि वो उसे प्लीज जाने दे। वहां से निकलने के बाद वो लड़की सीधा पुलिस स्टेशन गई, पर सैडली उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और उसे जस्टिस नहीं मिली। आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा ये प्रैक्टिस आजकल कितनी कॉमन है। क्लब्स या बार्स में जब कोई लड़का किसी लड़की को एक ड्रिंक ऑफर करता है तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो ड्रिंक स्पाइक्ड हो, सो यू जस्ट गोटा बी केयरफुल। और सिर्फ ऑफर ड्रिंक्स ही नहीं, अगर आपके पास ऑलरेडी ड्रिंक्स है और वो ड्रिंक आप टेबल पर छोड़कर डांस फ्लोर पे चले जाते हो या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कोई उस ड्रिंक में कोई डेट, ड्रग, रूफीज वगैरह डाल दे। एंड आई नो इस केस में ऑब्वियसली मेन आर द कल्प्रेट, बट गर्ल्स फॉर योर सेफ्टी यू हैव टू बी विजिलेंट एंड क्लब्स में कीप योर फ्रेंड्स अराउंड। एनीवेज, तो इस लड़की के बाद एक और लड़की ने आगे आकर बताया कि वो एक बार बर्निंग सन क्लब में पार्टी करने गई थी और पार्टी के बाद वो उसी क्लब के एक स्टाफ मेंबर के साथ उसके घर चली गई और उसके घर पर वो दोनों बियर पीकर सो गए। जब उस बेचारी की आंख खुली तो उसे सेक्सुअली वायलेट किया जा रहा था। उस रेप के बीच में उसे एक बार होश आया और फिर वो दोबारा बेहोश हो गई। उस लड़की ने यह भी बताया कि उस रेप के दौरान वहां और भी स्टाफ मेंबर्स मौजूद थे जो पहले वहां नहीं थे। इन दोनों लड़कियों की तरह और भी कई लड़कियों ने आगे आकर अपने हॉरेंडस एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इन दो केसेस में तो उन लड़कियों को ड्रग्स देकर क्लब के बाहर ले जाया गया था, पर ज्यादातर केसेस में तो ये सब क्लब के अंदर ही चल रहा था। अनसस्पेक्टिंग लड़कियों को ड्रग्स दिए जा रहे थे, उन्हें फिजिकली अब्यूज किया जा रहा था और उनका किया जा रहा था। काफी बार सेक्सुअल असोल्ट के बाद उन लड़कियों को फोर्स किया जाता उन आदमियों के साथ सेल्फीज लेने के लिए, ताकि वो आदमी ये प्रूव कर पाए कि इन लड़कियों के साथ जो भी हुआ है वो इनकी कंसेंट से हुआ है। यहाँ तक कि बर्निंग सन के एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने यह बताया कि क्लब के वीआईपी रूम्स के अंदर इलीगल ड्रग्स यूज होते हैं। क्लब के वीआईपी गेस्ट और पोटेंशियल पार्टनर्स की सारी डिमांड्स को पूरा किया जाता है, चाहे वो कितनी भी डिस्गस्टिंग क्यों ना हो। वीआईपी गेस्ट काफी बार डिमांड करते थे और कहते थे ब्रिंग अस ज़ॉम्बीज, और क्लब का स्टाफ उन्हें लड़कियां लाके देता था जो बेहोश होती थी, जिन्हें ड्रग्स दिए गए थे उन्हें सेक्सुअली वायलेट करने के लिए। 14 फरवरी को बर्निंग सन के एक वीआईपी क्लाइंट ने खुद बताया कि उन्हें क्लब का स्टाफ मैसेज करता था कि हमारे पास काफी सारी लड़कियां हैं आपके प्लेजर के लिए, जिन्हें डेट, ड्रग्स देकर सेक्स के लिए तैयार किया गया है। उस क्लब के स्टाफ ने कई बार उस वीआईपी क्लाइंट को फोटोज एंड वीडियोस भी भेजी थी जहां पे इंटॉक्सिकेटेड लड़कियों का किया जा रहा है। ये चीज उनके लिए बहुत कॉमन थी। वो अपने क्लब के वीआईपी क्लाइंट्स को अक्सर ही मैसेजेस करते थे उन्हें क्लब में बुलाने के लिए। वो अपने वीआईपी गेस्ट और फॉरेन गेस्ट की सारी डिमांड्स को पूरा करते थे, जिनमें से ड्रग्स सबसे कॉमन थी। जो उस क्लब के एमडी थे, मार्केटिंग डायरेक्टर्स थे, वो अपने क्लाइंट्स को ड्रग्स एंड लड़कियां सप्लाई करते थे। ये सब शुरू तो हुआ था किम के असॉल्ट से, पर अब बर्निंग सन पर इतने सारे एलिगेशंस लग रहे थे। काफी सारी लड़कियों ने आगे आकर अपने हॉरिबल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया और क्लब के फॉर्मर एम्प्लॉइज ने भी क्लब में हो रही इलीगल एक्टिविटीज पर रोशनी डाली। असॉल्ट, ड्रग्स, सेक्स ट्रैफिकिंग, करप्ट पुलिस वालों का इस क्लब के साथ इन्वॉल्वमेंट और भी काफी सारे क्राइम एलिगेशंस थे इस क्लब पर। तो अब सियोल पुलिस एजेंसी ने इस क्लब पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की और सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्होंने इस क्लब पर रेड मारी। उस क्लब के अंदर एक एना नाम की लड़की थी। वो लड़की उस क्लब की मार्केटिंग डायरेक्टर थी। उस पर ये एलिगेशंस थे कि वो वीआईपी फॉरेन गेस्ट्स को ड्रग सप्लाई करती थी। जब पुलिस ऑफिसर्स ने एना को इन्वेस्टिगेट किया तो उसके घर पर काफी सारा कोकेन मिला। एना को अरेस्ट कर लिया गया।
इस केस में ये पहला अरेस्ट था और ये तो बस शुरुआत थी। 17 फरवरी 2019 बर्निंग सन क्लब पर इन्वेस्टिगेशन जारी थी तो क्लब को बंद कर दिया गया। इस पूरे केस को मीडिया की काफी ज्यादा अटेंशन मिल रही थी। साउथ कोरिया के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग भी इस केस को फॉलो कर रहे थे। एक्चुअली इस पॉपुलैरिटी की असली वजह थी सियंगरी, के-पॉप स्टार जो इस क्लब का डायरेक्टर था। सियंगरी ने एक इंस्टाग्राम स्टेटमेंट में कहा कि जब किम को मार पीट कर क्लब से निकाला गया था तब वो क्लब के अंदर नहीं था और वो तो बस क्लब का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, क्लब के ऑपरेशंस और मैनेजमेंट में उसका कोई हाथ नहीं। सियंगरी की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी YG एंटरटेनमेंट, उन्होंने भी सियंगरी को डिफेंड किया था और जल्द ही इस के-पॉप स्टार का असली घिनौना सच सामने आने वाला था। 26 फरवरी 2019 को ये रिपोर्ट आई कि सियंगरी ने 2015 में अपने VIP इन्वेस्टर्स के लिए प्रोस्टिट्यूट्स अरेंज करवाई थी और ये सब डिस्कस हुआ था एक मैसेजिंग ऐप काकाओ टॉक पर। सियंगरी ने उस ऐप पर दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ एक ग्रुप बनाया हुआ था जहां पर वो ये सब डिस्कस करते थे। सियंगरी की उस ग्रुप की चैट्स लीक होने के बाद 27 फरवरी को पुलिस वालों ने उसे इंटेरोगेट किया। सियंगरी की इंटेरोगेशन पूरी रात चली और उसका एक ड्रग टेस्ट भी करवाया गया। सियंगरी ने अपने ऊपर लगे हुए सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया और ये भी कहा कि जो चैट्स लीक हुई हैं वो फेक है, फैब्रिकेटेड है। पर एंटी करप्शन और सिविल राइट कमीशन ने ये कंफर्म कर दिया कि वो सारी चैट्स एक्चुअली में रियल हैं। 10 मार्च को पुलिस ऑफिसर्स ने सियंगरी को अरेस्ट कर लिया ब्राइबरी और प्रोस्टिट्यूट सप्लाई करने के लिए। इसके बाद सियंगरी ने इंस्टाग्राम पर आकर सबसे माफी मांगी और कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से कोऑपरेट करेगा। उस टाइम वो टूर पर था तो इन्वेस्टिगेशन के चलते वो भी कैंसिल कर दिया गया। ओके, इससे पहले इसके ब्लाइंड फैंस इस के-पॉप आर्टिस्ट को डिफेंड करने लगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रोस्टिट्यूट्स ये सप्लाई करता था उनमें से कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से थी और कई अंडर एज लड़कियां भी थी और कई ऐसी लड़कियां भी थी जिन्हें झूठे सपने दिखाकर उनसे ये सब करवाया जाता था। और सबसे वर्स वो लड़कियां भी थी जिनकी मर्जी के बिना उन्हें ड्रग्स देकर उनका किया जाता था। शॉकिंग बात तो ये थी कि इस पूरे स्कैंडल में बस ये एक सेलिब्रिटी इन्वॉल्व नहीं था। रिपोर्ट्स आई कि 2 और कोरियन सेलिब्रिटीज जो काफी फेमस थे वो भी इन ग्रुप चैट्स का हिस्सा थे, जिनमें से एक का नाम था जंग जून यंग। जंग एक काफी पॉपुलर कोरियन म्यूजिशियन था, दुनिया भर में उसके फैंस थे। न्यूज रिपोर्ट्स में उनकी ग्रुप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स थे और ये कंक्रीट एविडेंस था कि जंग जून यंग ने उस ग्रुप में सेक्स वीडियो शेयर की है, उन लड़कियों की जिनको उसने खुद फिल्म किया था, उन लड़कियों की परमिशन के बिना। काफी लड़कियों ने जंग पर ये इल्जाम लगाए थे कि उसने उन लड़कियों को सेक्स के दौरान बिना उनकी परमिशन के फिल्म किया है और उनमें से एक लड़की जंग की गर्लफ्रेंड भी थी। जंग की गर्लफ्रेंड ने तो इस स्कैंडल से कई सालों पहले जंग पर ये इल्जाम लगाए थे, पर करप्ट पुलिस और जंग के फैन बेस ने उस बेचारी को चुप करा दिया। जंग जून यंग को इलीगल हिडन कैमरा फिल्मिंग के चार्जेस पर अरेस्ट कर लिया गया। जंग ने एक लेटर में सबसे माफी मांगी और अपने ऊपर लगे हुए सारे एलिगेशंस को एक्सेप्ट भी कर लिया। सियंगरी और जंग इन दोनों ने ही अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ दिया था और इनकी एजेंसीज ने इनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए थे। 14 मार्च को रिपोर्ट्स आई कि चोई जोंग हुन जो FT आइलैंड नाम के एक बैंड का मेंबर था वो भी इन ग्रुप चैट्स में इन्वॉल्व था। इन सीरियस एलिगेशंस के बाद चोई ने अपना बैंड छोड़ दिया। ये कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे जिनकी मैसिव फैन फॉलोइंग्स थी और ये सारे ही उस ग्रुप चैट का हिस्सा थे जहां वो एक दूसरे को इल्लीगली फिल्म सेक्स वीडियोस भेजते थे और लड़कियों को ड्रग्स देकर उनका करने की बातें करते थे। इन सेलिब्रिटीज के ग्रुप चैट्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स आज इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। एक चैट में एक सेलिब्रिटी ने कहा आई गेव हर स्लीपिंग पिल्स एंड डिड हर, जिस पर रिप्लाई आया यू रेप्ड हर लॉल। सियंगरी, जंग एंड चोई के अलावा और भी कई कोरियन सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व थे इस ग्रुप चैट में। इन चैट से पता चला कि इन्होंने कई लड़कियों को सेक्स ट्रैफिक किया है जिनमें से काफी लड़कियां अंडर एज थी। ऑब्वियसली इन रिपोर्ट्स की वजह से साउथ कोरिया के सारे लोग गुस्से से भर गए और इन सेलिब्रिटीज के साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स पर भी सवाल उठने लगे। जब सियंगरी और जंग से सवाल जवाब चल रहे थे तो उन्होंने बताया कि पुलिस एजेंसी उनके साथ इन्वॉल्व थी और उनके सारे क्राइम्स को छुपाने में उनकी मदद करती थी। जब लड़कियां इन सेलिब्रिटीज के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट्स करती थी तो उन्हें बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के रफा दफा कर दिया जाता था। यहाँ तक कि जब भी बर्निंग सन में कोई इंसिडेंट होता था तो पुलिस वाले वहां जाने से पहले क्लब वालों से परमिशन लेते थे। इट्स सो बिजार टू इमेजिन कि उस क्लब के अंदर ड्रग्स,
असॉल्ट, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब चल रहा है और वहाँ की पुलिस भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व थी। ऐसा नहीं है कि 2019 की रिपोर्ट्स के बाद इस क्लब और इन सेलिब्रिटीज पर ये सारे एक्यूजेशंस लग रहे थे। पुलिस रिपोर्ट्स, एलिगेशंस, अफवाहें तो काफी समय से फैली हुई थी, पर ये करप्ट पुलिस ऑफिसर्स ही थे जिन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था। अरे एक्शन तो छोड़ो, अगर उन सेलिब्रिटीज के खिलाफ कोई एविडेंस भी मिलता तो ये पुलिस वाले उसे डिस्ट्रॉय कर देते। इन करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ ज्यादा एक्शंस नहीं लिए गए, इन्हें लेक्चर्स दिए गए और डिसिप्लिन किया गया। हाँ, 2 ऑफिसर्स जरूर ट्रायल पर गए थे। बर्निंग सन के को सीईओ ने कहा कि उसने कैंग नाम के एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत दी है। कैंग को 1 साल का प्रिजन टाइम मिला, पर ज्यादा एविडेंस ना होने की वजह से उसका ये सेंटेंस रिवोक कर दिया गया। एक और सीनियर ऑफिसर यून ग्यू जन पर रिश्वत लेने के एलिगेशंस थे, पर उन्हें भी इनोसेंट पाया गया। जंग जून यंग को गैंग और इलीगल फिल्मिंग के लिए 6 साल का प्रिजन टाइम मिला, पर बाद में उसे कम करके 5 साल कर दिया गया। सेंगरी को सिर्फ 3 साल का प्रिजन टाइम मिला और उसके ऊपर कुछ फाइन्स लगे और बाद में उसका प्रिजन टाइम भी कम कर दिया गया। करंटली वो जेल से बाहर है। इस स्कैंडल के बाहर आने से काफी सारे विक्टिम्स को हौसला मिला, उन्होंने आगे आकर अपनी कहानियां बताई और कुछ पुराने इंपॉर्टेंट केसेस भी दोबारा हाईलाइट हुए जिन्होंने साउथ कोरिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की डार्क साइड को दिखाया। एक ऐसा केस था एक एक्ट्रेस जंग जायून का। वो एक साउथ कोरियन एक्ट्रेस थी जिन्होंने 2009 में अपनी जान ले ली थी और अपने नोट में उन्होंने उन सेलिब्रिटीज का नाम लिखा था जिन्होंने उसे सेक्सुअली वॉयलेट किया था। उस टाइम पर जंग के इस केस को यूं ही रफा दफा कर दिया गया था पावरफुल सेलिब्रिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बर्निंग सन के इस स्कैंडल के बाद ये केस दोबारा हाईलाइट तो हुआ, पर स्टिल उन लोगों पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। किम सैंगयो, वो आदमी जिसे बर्निंग सन के गार्ड्स ने असॉल्ट किया था, जिसे पुलिस वालों ने असॉल्ट किया था और जिसकी वजह से ये पूरा केस दुनिया के सामने आया, उस आदमी ने शायद सबसे ज्यादा सफर किया था। उसे अरेस्ट करने के बाद उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, असॉल्ट और डेफेमेशन को मिलाकर 15 चार्जेस लगाए गए थे। एक इंटरव्यू में किम ने बताया कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। 2 साल तक उस पर इन्वेस्टिगेशन चलती रही और उसका ट्रायल 5 साल तक चला। उस पर रोज 12-12 घंटे इन्वेस्टिगेशन चलती थी और उसे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। किम ने कहा कि जो भी क्रिमिनल चार्ज पॉसिबल था उन क्लब वालों ने उस पर लगाने की कोशिश की। ये सब बस एक प्लान था उसे बर्बाद करने के लिए। उसे और उसकी माँ को थ्रेट्स भी मिलते थे। उसकी माँ का बाहर काम करना मुश्किल हो गया था तो उन्हें भी जॉब छोड़नी पड़ी। आखिर में किम ने कहा कि ये केस कभी सेलिब्रिटी ग्रुप चैट्स के बारे में था ही नहीं, ये ग्रुप चैट्स तो 2016 की थी। इन्हें बकायदा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पर मीडिया और लोगों की अटेंशन बर्निंग सन की जगह सेलिब्रिटी ग्रुप चैट पर शिफ्ट कर दी गई थी और बर्निंग सन और पुलिस ऑफिसर्स की करप्शन पर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो अच्छे से नहीं हुई, उसे प्रीमेच्योरली कंक्लूड कर दिया गया। जो बर्निंग सन के असली विक्टिम्स थे उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। इन सेलिब्रिटी ग्रुप चैट्स की वजह से साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हाईलाइट हुई, द स्पाई कैम एपिडेमिक। आप में से काफी लोगों को ये नहीं पता होगा, पर साउथ कोरिया और जापान में स्पाई कैम्प्स एक काफी बड़ा और बढ़ता हुआ इशू है। पेन, सनग्लासेस, क्लॉक्स, वॉचेस, रिमोट, कार कीज, ऐसी नॉर्मल दिखने वाली डेली यूज आइटम्स में बहुत छोटे छोटे कैमरास इंस्टॉल्ड होते हैं जो लोग यूज करते हैं मोस्टली लड़कियों को रिकॉर्ड करने के लिए। ये स्पाई कैम्प्स छुपे होते हैं पब्लिक वॉशरूम्स में, मॉल्स के विमेन चेंजिंग रूम्स में। 2019 में 1600 केस आए थे जहां पर लोगों को सीक्रेटली फिल्म किया गया था उनके होटल और मोटेल रूम्स में। इन रूम्स के टीवी के अंदर कैमरा छुपाए होते हैं, वहां रखी हुई क्लॉक पर, वॉल सॉकेट्स के अंदर कैमरा छुपाए होते हैं और बाथरूम में हेयर ड्रायर स्टैंड्स में भी। ये वीडियोस उन विक्टिम्स को ब्लैकमेल करने के लिए यूज होती है या फिर सेंगरी और जंग जैसे लोग ये वीडियोस ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं या फिर ये फुटेजेस ऑनलाइन साइट्स पर अपलोड कर दी जाती है। कोरियंस इसे मोल्का बुलाते हैं जिसका मतलब है सीक्रेट कैमरा। साउथ कोरिया की वेबसाइट्स में ये एक काफी बड़ा जॉनरा है which is absolutely disgusting। पुलिस ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग ये स्पाई कैम फुटेजेस ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम भी किए जाते हैं पेइंग कस्टमर्स को। I mean imagine आप अपने होटल रूम के अंदर हो enjoying your privacy या फिर बाथरूम के अंदर हो taking a shower और उस समय आपको हजारों लोग उस स्पाई कैम के जरिए देख रहे हैं क्योंकि वो सब लाइव स्ट्रीम हो रहा है। हाउ हॉरिफाइंग इज दैट। एनीवेज, तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इस वीडियो के जरिए मेरा मोटिव कोरिया के खिलाफ हेट जनरेट करना नहीं है। बुरे लोग हर देश में होते हैं, एवरी कंट्री हैज इट्स चैलेंजेस टू ओवरकम।
और आप लोग भी कमेंट्स करते वक्त इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है वो जल्दी जल्दी कर लें। इट्स RAYUKOLD। वहाँ पे मैं रील्स और वीडियो के अपडेट्स डालूंगा एंड यू कैन मैसेज मी, लेट्स हैव अ चैट। अगर ये केस आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में इस केस के बारे में अपने ओपिनियंस ज़रूर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ।